ये जो है शब्दावली सीख ले। ठीक है, कहानी और चित्रों का प्रयोग, दोहराव का प्रयोग। दोहराव का प्रयोग मतलब कि जो है वही रटने वाली या रिपीटिशन वाली बात है। लिखित अभ्यास का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो देखिए पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कॉमन है, एज अ टीचर अगर आप नहीं करवाते हैं तो बच्चे की जिस प्रकार से जरूरत होगी हम उसी तरह से पाठ्य पुस्तकों का यूज कर लेते हैं नॉर्मल लाइफ में भी। ठीक है, तो लिखित अभ्यास जो है शब्दावली के लिए मायने नहीं रखता। ठीक है, हाँ सबसे ज़्यादा अब ये क्वेश्चन जब भी आप हल करें तो देखें बच्चे क्या है 1 to 5 यानी कि प्राइमरी लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो उनके हिसाब से आपको बच्चों के हिसाब से सोचना है। ऐसा नहीं कि हमें क्या वो रहेगा, हमें तो ये होता है कि शब्दावली जितना हम लर्न करेंगे और जितनी बार लिखते हैं उतना याद होता है, लेकिन बच्चों के लिए क्या होगा, बच्चों को हम कहानी और चित्रों के द्वारा अगर पढ़ाएं सिखाएं तो बच्चा आसानी से सीख सकता है, चाहे वो शब्दावली हो, कोई कहानी हो, कोई सब्जेक्ट हो या कोई नई टॉपिक हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुभाषावाद यानी एक से अधिक भाषा जिसमें प्रयोग की जाए। शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य, यानी कि बहुभाषावाद शिक्षा तो सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी जो है नई शिक्षा नीति हो या जो भी पुरानी शिक्षा नीतियाँ हों उन पर बहुभाषावाद का जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव है, सभी लोग जानते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना, यानी कि शिक्षण अधिगम यानी कि जो आप सिखा रहे हैं, क्लास में सिखा रहे हैं उसमें शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना है, बच्चा जो भाषा बोलता है उसका उपयोग करना है, तो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन रहा। आगे देखते हैं, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना। अब क्या पता बच्चा शास्त्रीय भाषा न जानता हो, तो नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा, संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने के को सक्षम बनाना, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए बहुभाषावाद शिक्षा का मतलब है कि बच्चा, अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 बच्चे 20 भाषाएं बोलते हैं, यानी कि चाहे क्षेत्रीय भाषा हो चाहे बोली हो, जो भी बच्चा बोलता हो उन्हें उन्हीं के लैंग्वेज में आपको सिखाना है, वही बहुभाषावाद शिक्षा का एक संसाधन हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो पूरी तरह से डिफाइन कर रहा है कि शिक्षण अधिगम, यानी कि जो भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं क्लास में उसके लिए आप बच्चों की भाषा का प्रयोग करें, वो भाषा बोले, उस भाषा का प्रयोग करें जिस भाषा में बच्चा अपने परिवार में बोलता है और जिस भाषा को बच्चा बखूबी जानता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उसे पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। यानी कि आप इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन आता है, ये बस वो उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश होता है और इसमें हिंदी में है। कहा जा रहा है कि कोई जो है आप सूचना पढ़ रहे हैं और उसमें कोई विशेष सूचना, जैसे कि आप वोकैबुलरी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो डिक्शनरी में क्या करते हैं, जो वर्ड आपका फंसता है उसको क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, विशेष की बात हो रही है, विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस सामग्री को आप बहुत बारीकी से और गहनता से पढ़ रहे हैं। ये नहीं आप चाहते कि उसका टोटल यानी कि उसका पूरा सार क्या है, जैसे कहानी पढ़ते हैं तो उसका पूरा अर्थ समझते हैं हम कि इस कहानी का मतलब लास्ट में क्या हुआ, तो वो नहीं है। यहाँ पे एक कोई विशिष्ट सूचना है उसका उसके बारे में आपको जानना है और आप इसकी वजह से बारीकी से पढ़ रहे हैं, ताकि जो एक शब्द के बारे में या एक किसी चीज़ के बारे में आपको सीखना है तो उसे क्या कहेंगे आप, अनुमानित, वैश्विक, स्थानीय, लेन देन। तो देखिए न ही वो स्थानीय हुआ किस स्थान पे है, न ही वो वैश्विक हुआ, न ही वो लेन देन हुआ। पहला ऑप्शन सबसे सटीक ऑप्शन अनुमानित हो जाएगा कि आप अनुमान लगा रहे हैं कि जो ऑप्शन मैं ढूंढ रही हूँ या जो वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ या रही हूँ वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, और इसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, गहनता और बारीकी से अंश को पढ़ रहे हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत, बहुबुद्धि जिन्होंने कहा है और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। और कितनी बुद्धियाँ इन्होंने बताई हैं कि अलग अलग व्यक्ति में कितनी बुद्धियाँ हो सकती हैं, और इन्वायरमेंट अगर किसी एक व्यक्ति में अगर इन्वायरमेंट अच्छा मिले तो वो सारी बुद्धियाँ एक व्यक्ति में हो सकती हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है, आप अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है, जिसमें भाषा की बात होगी वो भाषा से संबंधित होगी बिल्कुल। प्रभा सटीकता यानी कि बोलते समय रुके ना, अपनी बात को पूरी तरह से जो है इन्फ्लुएंस
बोले, ठीक है, फ्लुएंटली बोले कि वो बच्चा रुके ही नहीं, जैसे कोई भी भाषा बोला जा रहा है या कोई भी चीज़। भाषण मौखिक बुद्धि, शब्दावली व्याकरण बुद्धि, दृश्यात्मक स्थानिक। तो फ्लुएंट की बात हो रही है कि जब आप फ्लुएंट बोल रहे हैं, सटीक बोल रहे हैं, प्रवाह आप लगातार बोल रहे हैं, अटक नहीं रहे हैं बोलने में, तो ये कोई मायने नहीं है। भाषा से संबंधित यहाँ पे है तो भाषण मौखिक, ठीक है, मौखिक भाषा आप जो बोल रहे हैं वो भाषा से संबंधित है, पता चल जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं और किस प्रकार से बोल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं, यानी कि एक ही क्लास में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करना, इसमें से क्या ऑप्शन के हिसाब से क्या अच्छा लाभ हो सकता है उसका। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, जो कि सही है, और लेकिन हमें क्वेश्चंस के हिसाब से सबसे सटीक आंसर ढूंढना है। समिति रोजगार के अवसर, पराभाषिक जागरूकता। देखिए बहुभाषिक भाषावाद का लाभ ये हो सकता है, समृद्ध शब्दावली नहीं कि आप शब्दावली में बहुत निपुण हैं, जिस भी लैंग्वेज में बात करेंगे जो सुनने वाला कहेगा कि हाँ ये तो अथाह है, इनके पास सागर है, भाषा का ज्ञान है, ये बोल कितने अच्छे से रहे, तो वो नहीं जताना है आपको। अन्य संस्कृतियों का सहिष्णुता का सम्मान, ये ऑप्शन तो सारे बढ़िया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर है वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, पराभाषिक जागरूकता। अनेक एक से अधिक भाषाओं को जानने के लिए जागरूक बच्चे हो सके, ये बहुभाषावाद का एक लाभ हो सकता है, जो कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है, यानी कि अपने आप से बात करता है, बस यही बात है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, लेकिन उस भाषा को कोई दूसरा समझ और सुन नहीं पा रहा है, यानी कि बच्चा अपने आप से बात कर रहा है, जैसे बच्चा कुछ काम करता है तो हाँ हाँ ऐसे कुछ भी अपने मन में वो बच्चा अपने आप से बात करता है, ठीक है, तो उस वाचन को आप क्या कहेंगे, उस वाचन को आप क्या कहेंगे, यहाँ पे वाचन रहेगा, वाचन को आप क्या कहेंगे। आंतरिक भाषण, निजी भाषण, सामाजिक भाषण, आत्मकेंद्रित भाषण। देखिए आत्म केंद्रित भाषण तो पियाजे जी कहेंगे, क्योंकि जो बच्चा अपने आप से बात कर रहा है वो उसको अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, ठीक है, कि बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है, अहम केंद्रित है। सामाजिक भाषण वाइगोत्स्की जी कह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया होती वाइगोत्स्की जी कह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हाँ तीसरा सही हो सकता है। बात की जाए निजी भाषण और आंतरिक भाषण की, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि देखिए सामाजिक भाषण है तो यही हो जाएगा, नहीं, वाइगोस्की जी ये नहीं कहते, वो आंतरिक भाषण कहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, आंतरिक भाषण। अगर आंतरिक भाषण न होता ऑप्शन में तो यहाँ पे निजी भाषण शुरू हो जाता, मतलब सही हो जाता, सॉरी, निजी भाषण सही होता, तो यहाँ पे आंतरिक भाषण दिया है इसलिए आंतरिक भाषण सही होगा, ठीक है। अगर आंतरिक नहीं होता तो कौन सा सही लगाते हैं, निजी भाषण सही लगाते हैं। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है, यानी कि किस विज्ञान में भाषा की उपयोगिता अच्छी है। अर्थ विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, आकृति विज्ञान या स्वर विज्ञान। देखिए सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उपयोगिता विज्ञान, ठीक है, हमें जिस इन्वायरमेंट पे जिस तरह से जाना है उस भाषा का उपयोग करना है, तो उपयोगिता विज्ञान जो है भाषा से जुड़ी हुई है, ये चीज़ आपको रफली याद रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि शिशुओं में भाषा के विकास के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में कहेंगे, विकास के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें, ठीक है, अ और ब पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, और ब विचार करने के लिए कहा जा रहा है क्या, कथन अ है, शैशवावस्था से बच्चे की बात नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है, यानी कि एक वयस्क मानव से ज़्यादा बच्चा अपनी बात बोल सकता है, या उसकी जो बात नली है वर्क करती है जैसे जानवरों की होती है, ठीक है, कि वो थकते नहीं हैं, बोलते रहते हैं। कथन ब कह रहा है कि 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्चे तरह तरह के बबलाना, यानी कि हाँ जिनका अर्थ हम न समझ पाए, हम आप नहीं समझ पाए, लेकिन बच्चा उसको बोलता रहता है, हम उसको क्लियर नहीं समझ पाते, और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। हाँ तो देखिए 8वें की बात कर ली जाए तो असही है कि जो बच्चा है वो एक वयस्क मानव की तुलना में अधिक बोलता है, वो पूरी दिन बोलता रह सकता है अगर वो सोए ना, थके ना और उसे भूख न लगे तो, क्योंकि वो बराबर आपको थका देंगे, आप थक जाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं, उनके प्रश्न ही खत्म नहीं होंगे, तो ये बात तो सही है। शैशवावस्था यानी कि जो शैशवावस्था में बच्चे
बोलना शुरू करते हैं, लेकिन वो जल्दी थकते नहीं हैं बात नली की बात, ये सही है। ठीक है, 6 से 12 महीने के दौरान, हाँ ये सही है कि बच्चा क्या करता है, बबलाता है, अपने आप से बातें करता है, आत्म केंद्रियता होती है बच्चे में। और अ सही है, ब गलत है, नहीं ये दोनों सही हैं। गलत है, ब सही है, अ और ब दोनों सही है, यानी 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, अ और ब दोनों सही हैं। आगे देखते हैं, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती। एक बोली को एक मानकीय बोली बनाने के लिए उसे किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा, एक बोली को एक अपर लेवल पे लेके जाने के लिए। ठीक है, जो बोली आप जानते हैं जो कि कुछ क्षेत्र में ही बोली जाए, वो चयन संहिताकरण उद्देश्य का निर्धारण, चयन स्वीकृति संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण, चयन उद्देश्यों का निर्धारण संहिताकरण और स्वीकृति, चयन स्वीकृति संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। 9वीं की सही आंसर की अगर बात कर ली जाए, सबसे पहले तो चयन की जाएगी कि सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जा रही है। ठीक है, वो चयन होगा। संहिताकरण होगा उसमें से कि कितना इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है आसपास के लोगों में या लोगों के बात व्यवहार में। फिर उद्देश्य का निर्धारण होगा कि आखिर इसको क्यों मानक बोली का दर्जा देना चाहिए, इस उद्देश्य का पता लगाया जाएगा। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोली के संबंध में अ और ब पर विचार करें। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अ कहा जा रहा है कि किसी एक देश के हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषा, यानी एक से अधिक भाषा जो बोली जा रही है वो क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर विविध कई भाषाओं में बोली जा रही है तो क्या उसको क्षेत्रीय भाषा बोला जाएगा। ब, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में एक प्रकार की बोली के रूप में जाना जाना, यानी कि एक ही पृष्ठभूमि हो लेकिन उसमें कई भाषा बोली जा रही हैं, और यहाँ पे एक देश है और उसमें कई भाषा बोली जा रही हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि एक देश में कई भाषा बोली जा सकती है, लेकिन एक ही पृष्ठभूमि में रह के वो व्यक्ति विविध प्रकार की वो भाषा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि अ सही है लेकिन ब गलत है, जो कि पहला सही हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन, यानी कि पहला चौथा नहीं है, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, पहला ऑप्शन मिल गया आपको जो कि सही है। आगे है कि अच्छा इसको क्या है, 11वां क्वेश्चन है कि पत्नी से कहा जा रहा है जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से कहा जा रहा है कि जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से, जो उससे बड़े नियोक्ता हैं, उनसे कहा जा रहा है कि महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। भाषण में इस भिन्नता को किस रूप से जाना जाता है। सही बात है, घर में बोला जा रहा है कि जल्दी करो, ठीक है, और हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी यानी कि जो साथ में कलीग लोग हैं या क्लासमेट जैसे आपके हैं, उनके साथ क्या कहेंगे, जाने का समय हो गया हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी, हम सिंपल ही कह देंगे। लेकिन जब हम अपने से बड़े जो सीनियर लोग होते हैं उनसे बात करते हैं तो हम बहुत प्रॉपरली उनसे बात करते हैं कि महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक पर 4:15 शुरू हो जाएगी, तो अब हमें चलना चाहिए, एक प्रकार का सजेशन तो कहा जा रहा है। तो ये क्या है, शुद्धतावादी, अस्तर भिन्नता, रजिस्टर और मुहावरेदार। देखिए ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये टॉपिक वाइज होते हैं। ये जो है 11 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। इस पर डिटेल में चर्चाएं तब हो सकती हैं जब आप पैरागॉगिक सेशन को पूरी तरह से थ्योरी वाइज पढ़े, तब ऐसा नहीं कि आप PYQ से पढ़े उसको। आगे देखते हैं, समूह वाद विवाद, यानी कि डिस्कशन हो रहा है ग्रुप में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षण एक तर्क रखता है। ठीक है, भाषा शिक्षण क्या कर रखता है, एक तर्क रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ यानी कि जो पढ़ने में कमजोर हैं से तथा एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, यानी कि एक ही क्लास में एक बच्चा जो है थोड़ा कमजोर जो होता है और एक जो थोड़ा बच्चा प्रतिभाशाली है, IQ के हिसाब से प्रतिभाशाली होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है। कहा जा रहा है कि जो है कि 4-4 समूह में बच्चों को बांट दिया जाए, एक समूह का जो कनिष्ठ यानी कि कमजोर बच्चा है और एक समूह का जो वरिष्ठ बच्चा है उसको निकाल देना चाहिए, ताकि वो जो कमजोर बच्चे हैं उनकी मदद कर सके। ठीक, तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, पियाजे का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, या ब्लमफील्ड का सिद्धांत है, या क्रिस्टन का है।
तो देखिए सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोग, पाड़, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, इन सब की बात कौन करता है? वाइगोत्स्की जी करते हैं। और ये सीधा सीधा आंसर यही सही हो जाएगा, ब्राह्मण का जो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ सहयोग की बात हो रही है, वो भी ये कहते हैं वयस्क से हमें क्या करनी चाहिए, जो हमसे ज़्यादा सीखा हो उससे क्या करना है, हमें हमें मदद लेनी है, ताकि हम या बच्चा वो अपने जहाँ पर उसका गोल है वो वहाँ तक पहुँच सके, सीख सके। ठीक है, तो वाइगोत्स्की जी की बात हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, अनुचित ऐसा व्यवहार जो क्लास में स्टूडेंट या टीचर के सामने ना, मतलब कि मिसबिहेव किया जाए, प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, जो कि गलत है, नहीं करेंगे आप। उससे बात करेंगे, उसे सभी के सामने बात करेंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे, और उसको स्व अनुशासित होने के लिए, स्व अनुशासित नहीं हो सकता व्यक्ति, एक छोटा बच्चा कभी भी स्व अनुशासित नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ तो अनुशासन की प्रक्रियाएं उसे सिखानी पड़ेंगी, ताकि उसे ये लगे कि हाँ इससे कुछ फायदा है। स्व अनुशासन एक बच्चा अपने से नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसे जेनेटिक है, अनुवांशिक गुण है कि उसके माता पिता बहुत व्यवहारिक हैं, तो वो व्यवहारिक हो सकता है, या आप जिस समाज माहौल में पला है वो अगर अनुशासित है, तो बच्चा वहाँ से अनुशासन ले सकता है। क्वेश्चन के हिसाब से बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसे सभी के सामने बात करेंगे, समझाएंगे कि क्या हो सकता है, कितना सही हो सकता है, और बच्चा इसलिए ऐसा क्यों कर रहा है। इन चारों ऑप्शन में से सबसे बढ़िया तीसरा ऑप्शन है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? कहा जाता है कि भाषा संरचनाओं का समूह है। ये बात सही है, तो इसको क्या कहेंगे? संप्रेषणात्मक उपागम, अंतःक्रिया उपागम, संरचनात्मक उपागम, या निवेश उपागम। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए, संरचनात्मक उपागम है ये, जो संरचनाओं का, यानी कि जिस किसी भी भाषा में हमेशा नवीनीकरण होता है, उसमें कुछ नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं, ये क्या है? संरचनात्मक उपागम है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। विचार करते हैं, चलिए। कथन अ कहा जा रहा है कि शिक्षा की भूमिका सामान्यतः वचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधन या मॉनिटर की है, शिक्षक की भूमिका। ठीक है, ब कहा जा रहा है शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। बात कर ली जाए तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका जो है सामान्यतः ये होती है कि उस बच्चे को मॉनिटर करे, वो एक संसाधन के रूप में हो, मॉडल के रूप। ऐसा नहीं कि मॉडल हो, मॉडल होने के बजाय कैसा होना चाहिए? संसाधन, वो उनको हेल्प करे। ठीक है, एक वयस्क के रूप में, एक बड़े बच्चों से बड़े होने की वजह से, चाहे वो व्यवहार में उनसे श्रेष्ठ हो, बुद्धि में श्रेष्ठ हो, तो बच्चे उनसे बताएंगे। जैसे वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि वयस्क से हम क्या करेंगे? सलाह लेंगे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, इसी वजह से। तो ये 15 का जो है ये तो पहला सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में मिसप्रिंट है, उसके लिए मैं सॉरी हूँ बहुत ज़्यादा। तो पहला तो सही है, अ वाला सही है, लेकिन ब कहा जा रहा है शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिगत उपागम, सिर्फ एक ही नहीं, इसीलिए तो समाजीकरण की बात वाइगोत्स्की जी कहते हैं, और बहुभाषावाद की बात होती है, ग्रुप डिस्कशन की बात होती है, क्षेत्र भ्रमण की बात होती है। तो हम व्यक्तिगत उपागम नहीं, सिर्फ एक को ही एक ही की तरह थोड़ी बनाएंगे। 20 बच्चे इसलिए साथ में पढ़ाए जाते हैं 20 तरीके के, ताकि वो एक दूसरे से सीखें और जाने। तो ये गलत होगा, अ सही है, ब गलत है, यही आंसर जो है सही हो जाएगा, यानी कि 15 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर ली जाए तो देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहते हैं, यानी कि शब्दावली जिसे आप वर्ड मीनिंग कहते हैं, शब्द अर्थ कहते हैं, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा जिससे बच्चे आसानी से जो है शब्दावली सीख ले? ठीक है, कहानी और चित्रों का प्रयोग, दोहराव का प्रयोग मतलब कि जो है वही रटने वाली, या
रिपीटिशन वाली बात है। लिखित अभ्यास का प्रयोग, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो देखिए पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कॉमन है। एज अ टीचर अगर आप नहीं करवाते हैं तो बच्चे की जिस प्रकार से ज़रूरत होगी हम उसी तरह से पाठ्य पुस्तकों का यूज कर लेते हैं नॉर्मल लाइफ में भी। ठीक है, तो लिखित अभ्यास जो है शब्दावली के लिए मायने नहीं रखता। ठीक है, हाँ सबसे ज़्यादा अब ये क्वेश्चन जब भी आप हल करें तो देखें बच्चे क्या है 1 to 5 यानी कि प्राइमरी लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो उनके हिसाब से आपको बच्चों के हिसाब से सोचना है। ऐसा नहीं कि हमें क्या वो रहेगा, हमें तो ये होता है कि शब्दावली जितना हम लर्न करेंगे और जितनी बार लिखते हैं उतना याद होता है, लेकिन बच्चों के लिए क्या होगा, बच्चों को हम कहानी और चित्रों के द्वारा अगर पढ़ाएं सिखाएं तो बच्चा आसानी से सीख सकता है, चाहे वो शब्दावली हो, कोई कहानी हो, कोई सब्जेक्ट हो या कोई नई टॉपिक हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुभाषावाद यानी एक से अधिक भाषा जिसमें प्रयोग की जाए। शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य यानी कि बहुभाषावाद शिक्षा तो सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी जो है नई शिक्षा नीति हो या जो भी पुरानी शिक्षा नीतियाँ हों उन पर बहुभाषावाद का जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव है, सभी लोग जानते हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना, यानी कि शिक्षण अधिगम यानी कि जो आप सिखा रहे हैं क्लास में सिखा रहे हैं उसमें शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना है, बच्चा जो भाषा बोलता है उसका उपयोग करना है, तो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन रहा। आगे देखते हैं। शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना। अब क्या पता बच्चा शास्त्रीय भाषा न जानता हो, तो नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा, संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने को सक्षम बनाना, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए बहुभाषावाद शिक्षा का मतलब है कि बच्चा अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 बच्चे 20 भाषाएं बोलते हैं, यानी कि चाहे क्षेत्रीय भाषा हो चाहे बोली हो, जो भी बच्चा बोलता हो उन्हें उन्हीं के लैंग्वेज में आपको सिखाना है, वही बहुभाषावाद शिक्षा का एक संसाधन हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो पूरी तरह से डिफाइन कर रहा है कि शिक्षण अधिगम यानी कि जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं क्लास में उसके लिए आप बच्चों की भाषा का प्रयोग करें, वो भाषा बोले, उस भाषा का प्रयोग करें जिस भाषा में बच्चा अपने परिवार में बोलता है और जिस भाषा को बच्चा बखूबी जानता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उसे पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। यानी कि आप इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन आता है, ये बस वो उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश होता है और इसमें हिंदी में है। कहा जा रहा है कि कोई जो है आप सूचना पढ़ रहे हैं और उसमें कोई विशेष सूचना, जैसे कि आप वोकैबुलरी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो डिक्शनरी में क्या करते हैं, जो वर्ड आपको फंसता है उसको क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, विशेष की बात हो रही है, विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस सामग्री को आप बहुत बारीकी से और गहनता से पढ़ रहे हैं। ये नहीं आप चाहते कि उसका टोटल यानी कि उसका पूरा सार क्या है, जैसे कहानी पढ़ते हैं तो उसका पूरा अर्थ समझते हैं हम कि इस कहानी का मतलब लास्ट में क्या हुआ, तो वो नहीं है। यहाँ पे एक कोई विशिष्ट सूचना है उसके बारे में आपको जानना है और आप इसकी वजह से बारीकी से पढ़ रहे हैं, ताकि जो एक शब्द के बारे में या एक किसी चीज़ के बारे में आपको सीखना है तो उसे क्या कहेंगे आप, अनुमानित, वैश्विक, स्थानीय, लेन देन। तो देखिए न ही वो स्थानीय हुआ किस स्थान पे है, न ही वो वैश्विक हुआ, न ही वो लेन देन हुआ। पहला ऑप्शन सबसे सटीक ऑप्शन अनुमानित हो जाएगा कि आप अनुमान लगा रहे हैं कि जो ऑप्शन मैं ढूंढ रही हूँ या जो वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ या रही हूँ वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा और इसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, गहनता और बारीकी से अंश को पढ़ रहे हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत, बहुबुद्धि जिन्होंने कहा है और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। और कितनी बुद्धियाँ इन्होंने बताई हैं कि अलग अलग व्यक्ति में कितनी बुद्धियाँ हो सकती हैं, और इन्वायरमेंट अगर किसी एक व्यक्ति में अगर इन्वायरमेंट अच्छा मिले तो वो सारी बुद्धियाँ एक व्यक्ति में हो सकती हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया है, आप अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है, जिसमें भाषा की बात होगी वो भाषा से संबंधित होगी बिल्कुल। प्रभा सटीकता यानी कि बोलते समय रुके ना, अपनी बात को पूरी तरह से जो है इन्फ्लुएंस बोले। ठीक है, फ्लुएंटली बोले कि वो बच्चा रुके ही नहीं, जैसे कोई भी भाषा बोला जा रहा है या कोई भी चीज़।
भाषण मौखिक बुद्धि, शब्दावली व्याकरण बुद्धि, दृश्यात्मक स्थानिक। तो फ्लुएंट की बात हो रही है कि जब आप फ्लुएंट बोल रहे हैं, सटीक बोल रहे हैं, प्रवाह आप लगातार बोल रहे हैं, अटक नहीं रहे हैं बोलने में, तो ये कोई मायने नहीं है। भाषा से संबंधित यहाँ पे है तो भाषण मौखिक, ठीक है। मौखिक भाषा आप जो बोल रहे हैं वो भाषा से संबंधित है, पता चल जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं और किस प्रकार से बोल रहे हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं, यानी कि एक ही क्लास में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग करना, इसमें से क्या ऑप्शन के हिसाब से क्या अच्छा लाभ हो सकता है उसका। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, जो कि सही है, और लेकिन हमें क्वेश्चंस के हिसाब से सबसे सटीक आंसर ढूंढना है। समिति रोजगार के अवसर, पराभाषिक जागरूकता। देखिए बहुभाषिक भाषावाद का लाभ ये हो सकता है, समृद्ध शब्दावली नहीं कि आप शब्दावली में बहुत निपुण हैं, जिस भी लैंग्वेज में बात करेंगे जो सुनने वाला कहेगा कि हाँ ये तो अथाह है, इनके पास सागर है, भाषा का ज्ञान है, ये बोल कितने अच्छे से रहे, तो वो नहीं जताना है आपको। अन्य संस्कृतियों का सहिष्णुता का सम्मान, ये ऑप्शन तो सारे बढ़िया हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर है वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, पराभाषिक जागरूकता। अनेक एक से अधिक भाषाओं को जानने के लिए जागरूक बच्चे हो सके, ये बहुभाषावाद का एक लाभ हो सकता है, जो कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है, यानी कि अपने आप से बात करता है, बस यही बात है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, लेकिन उस भाषा को कोई दूसरा समझ और सुन नहीं पा रहा है, यानी कि बच्चा अपने आप से बात कर रहा है, जैसे बच्चा कुछ काम करता है तो हाँ हाँ ऐसे कुछ भी अपने मन में वो बच्चा अपने आप से बात करता है, ठीक है। तो उस वाचन को आप क्या कहेंगे, उस वाचन को आप क्या कहेंगे, यहाँ पे वाचन रहेगा, वाचन को आप क्या कहेंगे। आंतरिक भाषण, निजी भाषण, सामाजिक भाषण, आत्मकेंद्रित भाषण। देखिए आत्मकेंद्रित भाषण तो पियाजे जी कहेंगे, क्योंकि जो बच्चा अपने आप से बात कर रहा है वो उसको अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, ठीक है, कि बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है, अहम केंद्रित है। सामाजिक भाषण वाइगोत्स्की जी कह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया पे वाइगोत्स्की जी कह सकते हैं, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हाँ तीसरा सही हो सकता है। बात की जाए निजी भाषण और आंतरिक भाषण की, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखिए सामाजिक भाषण है तो यही हो जाएगा, नहीं, वाइगोत्स्की जी ये नहीं कहते, वो आंतरिक भाषण कहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, आंतरिक भाषण। अगर आंतरिक भाषण न होता ऑप्शन में तो यहाँ पे निजी भाषण शुरू हो जाता, मतलब सही हो जाता, सॉरी, निजी भाषण सही होता, तो यहाँ पे आंतरिक भाषण दिया है इसलिए आंतरिक भाषण सही होगा, ठीक है। अगर आंतरिक नहीं होता तो कौन सा सही लगाते हैं, निजी भाषण सही लगाते हैं। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है, यानी कि किस विज्ञान में भाषा की उपयोगिता अच्छी है। अर्थ विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, आकृति विज्ञान या स्वर विज्ञान। देखिए सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उपयोगिता विज्ञान, ठीक है। हमें जिस इन्वायरमेंट पे जिस तरह से जाना है उस भाषा का उपयोग करना है, तो उपयोगिता विज्ञान जो है भाषा से जुड़ी हुई है, ये चीज़ आपको रफली याद रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि शिशुओं में भाषा के विकास के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में कहा गया, विकास के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें, ठीक है। अ और ब पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, और ब विचार करने के लिए कहा जा रहा है क्या। कथन अ है, शैशवावस्था से बच्चे की बात नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है, यानी कि एक वयस्क मानव से ज़्यादा बच्चा अपनी बात बोल सकता है, या उसकी जो बात नली है वर्क करती है जैसे जानवरों की होती है, ठीक है, कि वो थकते नहीं हैं, बोलते रहते हैं। कथन ब कह रहा है कि 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्चे तरह तरह के बबलाना, यानी कि हाँ जिनका अर्थ हम न समझ पाए, हम आप न समझ पाए, लेकिन बच्चा उसको बोलता रहता है, हम उसको क्लियर नहीं समझ पाते, और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। हाँ, तो देखिए 8वें की बात कर ली जाए तो असही है कि जो बच्चा है वो एक वयस्क मानव की तुलना में अधिक बोलता है, वो पूरी दिन बोलता रह सकता है अगर वो सोए ना, थके ना और उसे भूख न लगे तो, क्योंकि वो बराबर आपको थका देंगे, आप थक जाएंगे, लेकिन बच्चे नहीं, उनके प्रश्न ही खत्म नहीं होंगे। तो ये बात तो सही है। शैशवावस्था यानी कि जो शैशवावस्था में बच्चे बोलना शुरू करते हैं, लेकिन वो जल्दी थकते नहीं हैं, बात नली की बात, ये सही है, ठीक है।
6 से 12 महीने के दौरान, हाँ ये सही है कि बच्चा क्या करता है, बबलाता है, अपने आप से बातें करता है, आत्मकेंद्रियता होती है बच्चे में। और अ सही है, ब गलत है, नहीं ये दोनों सही हैं। गलत है, ब सही है, अ और ब दोनों सही है, यानी 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, अ और ब दोनों सही हैं। आगे देखते हैं। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती। एक बोली को एक मानकीय बोली बनाने के लिए उसे किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा, एक बोली को एक अपर लेवल पे लेके जाने के लिए, ठीक है। जो बोली आप जानते हैं जो कि कुछ क्षेत्र में ही बोली जाए, वो चयन संहिताकरण उद्देश्य का निर्धारण, चयन स्वीकृति संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण, चयन उद्देश्यों का निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति, चयन स्वीकृति संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। 9वीं के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए, सबसे पहले तो चयन की जाएगी कि सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जा रही है, ठीक है, वो चयन होगा। संहिताकरण होगा उसमें से कि कितना इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है आसपास के लोगों में या लोगों के बात व्यवहार में। फिर उद्देश्य का निर्धारण होगा कि आखिर इसको क्यों मानक बोली का दर्जा देना चाहिए, इस उद्देश्य का पता लगाया जाएगा। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोली के संबंध में अ और ब पर विचार करें। किसी देश के एक हिस्से में बोले जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, ठीक है। अ कहा जा रहा है कि किसी एक देश के हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषा, यानी एक से अधिक भाषा जो बोली जा रही है वो क्षेत्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर विविध कई भाषाओं में बोली जा रही तो क्या उसको क्षेत्रीय भाषा बोला जाएगा। ब एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में एक प्रकार की बोली के रूप में जाना जाना, यानी कि एक ही पृष्ठभूमि हो लेकिन उसमें कई भाषा बोली जा रही हैं, और यहाँ पे एक देश है और उसमें कई भाषा बोली जा रही हैं, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि एक देश में कई भाषा बोली जा सकती है, लेकिन एक ही पृष्ठभूमि में रह के वो व्यक्ति विविध प्रकार की वो भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि अ सही है लेकिन ब गलत है, जो कि पहला सही हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन यानी कि पहला चौथा नहीं है, तो फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, पहला ऑप्शन मिल गया आपको जो कि सही है। आगे है कि अच्छा इसको क्या है, 11 क्वेश्चन है कि पत्नी से कहा जा रहा है जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से कहा जा रहा है कि जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से, जो उससे बड़े नियोक्ता हैं, उनसे कहा जा रहा है कि महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। भाषण में इस भिन्नता को किस रूप से जाना जाता है, सही बात है, घर में बोला जा रहा है कि जल्दी करो, ठीक है, और हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी यानी कि जो साथ में कलीग लोग हैं या क्लासमेट जैसे आपके हैं, उनके साथ क्या कहेंगे, जाने का समय हो गया हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी, हम सिंपली कह देंगे। लेकिन जब हम अपने से बड़े जो सीनियर लोग होते हैं उनसे बात करते हैं तो हम बहुत प्रॉपरली उनसे बात करते हैं कि महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक पर 4:15 शुरू हो जाएगी, तो अब हमें चलना चाहिए, एक प्रकार का सजेशन तो कहा जा रहा है। तो ये क्या है, शुद्धतावादी, अस्तर भिन्नता, रजिस्टर और मुहावरेदार। देखिए ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये टॉपिक्स वाइज होते हैं। ये जो है 11 का जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। इस पर डिटेल में चर्चाएं तब हो सकती हैं जब आप पैरागॉगिक सेशन को पूरी तरह से थ्योरी वाइज पढ़ें, तब, ऐसा नहीं कि आप PYQ से पढ़ें उसको। आगे देखते हैं, समूह वाद विवाद, यानी कि डिस्कशन हो रहा है ग्रुप में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षण एक तर्क रखता है, ठीक है। भाषा शिक्षण क्या कर रखता है, एक तर्क रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ यानी कि जो पढ़ने में कमजोर हैं से तथा एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, यानी कि एक ही क्लास में एक बच्चा जो है थोड़ा कमजोर जो होता है और एक जो थोड़ा बच्चा प्रतिभाशाली है, IQ के हिसाब से प्रतिभाशाली होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है। कहा जा रहा है कि जो है कि 4-4 समूह में बच्चों को बांट दिया जाए, एक समूह का जो कनिष्ठ यानी कि कमजोर बच्चा है और एक समूह का जो वरिष्ठ बच्चा है उसको निकाल देना चाहिए, ताकि वो जो कमजोर बच्चे हैं उनकी मदद कर सके, ठीक। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, पियाजे का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, या ब्लमफील्ड का सिद्धांत है, या क्रिशन का है। तो देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोग, पाड़, स्कैफोल्डिंग,
ठीक है, इन सब की बात कौन करता है? वाइगोत्स्की जी करते हैं, और ये सीधा सीधा आंसर यही सही हो जाएगा, ब्राह्मे का जो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ सहयोग की बात हो रही है, वो भी ये कहते हैं वयस्क से हमें क्या करनी चाहिए, जो हमसे ज़्यादा सीखा हो उससे क्या करना है, हमें हमें मदद लेनी है, ताकि हम या बच्चा वो अपने जहाँ पर उसका गोल है वो वहाँ तक पहुँच सके, सीख सके। ठीक है, तो वाइगोत्स्की जी की बात हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, अनुचित ऐसा व्यवहार जो क्लास में स्टूडेंट या टीचर के सामने ना, मतलब कि मिसबिहेव किया जाए, प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, जो कि गलत है, नहीं करेंगे आप। उससे बात करेंगे, उसे सभी के सामने बात करेंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे, और उसको स्व अनुशासित होने के लिए, स्व अनुशासित नहीं हो सकता व्यक्ति, एक छोटा बच्चा कभी भी स्व अनुशासित नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ तो अनुशासन की प्रक्रियाएं उसे सिखानी पड़ेंगी, ताकि उसे ये लगे कि हाँ इसे कुछ फ़ायदा है। स्व अनुशासन एक बच्चा अपने से नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसे जेनेटिक है, अनुवांशिक गुण है कि उसके माता पिता बहुत व्यवहारिक हैं, तो वो व्यवहारिक हो सकता है, या आप जिस समाज माहौल में पला है वो अगर अनुशासित है, तो बच्चा वहाँ से अनुशासन ले सकता है। क्वेश्चन के हिसाब से बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसे सभी के सामने बात करेंगे, समझाएंगे कि क्या हो सकता है, कितना सही हो सकता है, और बच्चा इसलिए ऐसा क्यों कर रहा है। इन चारों ऑप्शन में से सबसे बढ़िया तीसरा ऑप्शन है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? कहा जाता है कि भाषा संरचनाओं का समूह है, ये बात सही है, तो इसको क्या कहेंगे? संप्रेषणात्मक उपागम, अंतःक्रिया उपागम, संरचनात्मक उपागम, या निवेश उपागम। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए, संरचनात्मक उपागम है ये, जो संरचनाओं का, यानी कि जिस किसी भी भाषा में हमेशा नवीनीकरण होता है, उसमें कुछ नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं, ये क्या है? संरचनात्मक उपागम है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। विचार करते हैं, चलिए। कथन अ कहा जा रहा है कि शिक्षा की भूमिका सामान्यतः वचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधन या मॉनिटर की है, शिक्षक की भूमिका। ठीक है, ब कहा जा रहा है शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। बात कर ली जाए तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका जो है सामान्यतः ये होती है कि उस बच्चे को मॉनिटर करे, वो एक संसाधन के रूप में हो, मॉडल के रूप। ऐसा नहीं कि मॉडल हो, मॉडल होने की बजाय कैसा होना चाहिए? संसाधन, वो उनको हेल्प करें। ठीक है, एक वयस्क के रूप में, एक बड़े बच्चों से बड़े होने की वजह से, चाहे वो व्यवहार में उनसे श्रेष्ठ हो, बुद्धि में श्रेष्ठ हो, तो बच्चे उनसे बताएंगे। जैसे वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि वयस्क से हम क्या करेंगे? सलाह लेंगे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, इसी वजह से। तो ये 15 का जो है ये तो पहला सही हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में मिसप्रिंट है, उसके लिए मैं सॉरी हूँ बहुत ज़्यादा। तो पहला तो सही है, अ वाला सही है, लेकिन ब कहा जा रहा है शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिगत उपागम, सिर्फ एक ही नहीं, इसीलिए तो समाजीकरण की बात वाइगोत्स्की जी कहते हैं, और बहुभाषावाद की बात होती है, ग्रुप डिस्कशन की बात होती है, क्षेत्र भ्रमण की बात होती है। तो हम व्यक्तिगत उपागम नहीं, सिर्फ एक ही की तरह थोड़ी बनाएंगे। 20 बच्चे इसलिए साथ में पढ़ाए जाते हैं 20 तरीके के, ताकि वो एक दूसरे से सीखें और जाने। तो ये गलत होगा, अ सही है, ब गलत है, यही आंसर जो है सही हो जाएगा, यानी कि 15 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।